हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का करेंगे। विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं। और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स की भी किसी भी स्टेट का हो या फिर जनरल कंपटीशन, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा या अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होंगे या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जो TRE 4 होने वाला है, या फिर अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है, PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेवी वाटर में क्या होता है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है हेवी वाटर में। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो HC ऊरे ने की। HC ऊरे ने भारी पानी की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ हेराल्ड क्लेटन ऊरे, HC ऊरे। ठीक है, HC ऊरे, हेराल्ड क्लेटन ऊरे को वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो कठोर जल उपयुक्त नहीं है, किसमें नहीं है उपयुक्त? तो पीने के लिए नहीं उपयुक्त है, साबुन से कपड़े धोने के लिए इसके लिए भी नहीं उपयुक्त है, और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए तो इसके लिए भी नहीं, और फसल की सिंचाई के लिए तो इसके भी लिए नहीं। तो कथन सही कौन सा हो जाएगा? तो ये चारों के लिए उपयुक्त नहीं पूछ रहा है, तो चारों के लिए उपयुक्त नहीं है। पीने के लिए भी नहीं, साबुन से कपड़े धोने के लिए इसके भी नहीं, और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए इसके लिए भी नहीं, और फसल की सिंचाई के लिए तो इसके लिए भी नहीं। तो चारों के लिए नहीं, तो 1 2 3 4 टी आंसर हो जाएगा। चारों के लिए नहीं उपयुक्त है भारी जल। ये कौन सा जल? कठोर जल। कठोर जल, ध्यान रखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने पर इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता है, अतः कपड़ा धोने हेतु ये अनुपयुक्त होते हैं। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसलें कुंठित हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स तो है वो उत्तरदायी है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स, ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल के लिए pH मान होता है, तो जल के लिए pH मान लगभग 7 होता है। बी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है जल का pH मान, तो लगभग 7 होता है। ध्यान रखेंगे इसको, रिपीट काफी होता है। जल का pH मान लगभग 7। बी आंसर होगा। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, जिसका pH मान लगभग 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, और उदासीन का भी और शुद्ध जल का भी pH मान 7 होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का शुद्धतम रूप जो है, वर्षा का पानी जो है पानी का शुद्धतम रूप है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो नल का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी, आश्रित जल। तो वर्षा का पानी जो है पानी का शुद्धतम रूप है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। इसका pH मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में
अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है, इस वजह से बी आंसर हो जाएगा। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है, इस वजह से बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। ठीक है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निकाला जाता है। ठीक है, निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निकाला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन को लाया जाता है प्रयोग में। ठीक है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। ठीक है, प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रम प्रासरण द्वारा बदला जाता है। ठीक है, उत्क्रम प्रासरण इंग्लिश शब्द है, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, उत्क्रम प्रासरण द्वारा समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रम प्रसारण द्वारा बदला जाता है, डी आंसर होगा। देखिए, उत्क्रम प्रासरण रिवर्स ऑस्मोसिस छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्र जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, डी आंसर होगा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम प्रासरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा। ठीक है, स्कंदन द्वारा करती है शुद्ध। फिटकिरी जो है गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा करती है, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकिरी एलम को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, कोगुलेशन, उन्नन, फ्लोक्लेशन तथा अवसादन, ठीक है, सेडिमेंटेशन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। ठीक है, फिटकिरी को गंदले जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उन्नन तथा अवसादन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है कौन सा? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त जो गैस है वो है हाइड्रोजन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट भी काफ़ी होता है। उच्च दाब पर निकेल
उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अक्रिय गैसें से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अक्रिय गैस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो किसकी मात्रा सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में है। देखिए कितना कितना है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान 20 या 21% है ना। देखिए दूसरा स्थान जो वायुमंडल में लगभग 20.95%, मतलब 20.95, लगभग 21% के आसपास। और आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन जो है 0.93%, ठीक है, 0.93% आर्गन है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 0.03% पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे कम इनमें, इन सब ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% ही पाई जाती है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि वायुमंडल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है, तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है तो 0.03%। और ये सब भी पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक 78%, ऑक्सीजन कितना, तो 20.95%, लगभग 21% के आसपास। और आर्गन कितना, तो 0.93% पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो कितना, 78-79% के आसपास होती है, 78 से 79% के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी आंसर होगा। कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इनमें से कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, H2 नहीं है, गैसीय चक्र नहीं है, तो H2 हाइड्रोजन नहीं है। देखिए डी आंसर हो जाएगा। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल में महासागर होते हैं। ठीक है, गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र एवं जल चक्र सर्वप्रमुख है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम है। ठीक है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन और हीलियम गैस है। बी आंसर हो जाएगा। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग किया जाता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण गहरे समुद्र है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रित किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं जो गोताखोर लोग होते हैं। ठीक है, समुद्र में, गहरे समुद्रों में जाने के लिए।
हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय है। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होता है। जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से घुलनशील इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। तो अमोनिया इनमें से जल में आसानी से घुलनशील है। ठीक है, अमोनिया। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होता है, जैसे अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं इसको। यही प्रयुक्त होता है हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में। N2O या नाइट्रस ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। ये आंसर होगा। ये काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। लाफिंग गैस कौन सा है? तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। काफी बार रिपीट होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? तो जिनॉन जो है स्ट्रेंजर गैस है। ठीक है, जिनॉन जो है स्ट्रेंजर गैस है। हवा में भारी जिनॉन गैसें को हवा से भारी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवस ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। ठीक है, जेनॉन की। इसी को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जेनॉन को। काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सही नहीं पूछ रहा है? तो बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो ये सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड ना। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। तो डी गलत हो गया। ठीक है, डी गलत हो गया। तो डी ही आंसर हो गया। गलत ही पूछ रहा था। नाइट्रिक ऑक्साइड NO नहीं, बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस कहते हैं के रूप में जाना जाता है। मतलब कि N2O को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। अन्य विकल्प सही है। ठीक है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? नाइट्रोजन मुक्ति से वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि
नहीं। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। ठीक है, नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रीकारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। इसीलिए टायरों में, मतलब वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों में पाए जाते हैं ये कीटभक्षी पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ठीक से करेंगे क्योंकि किसी भी जनरल कंपटीशन या फिर पीसीएस में भी काफ़ी मतलब कि साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको ठीक से करेंगे। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्यतः गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। डी आंसर हो जाएगा। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इस वजह से। ठीक है, हीलियम क्यों भरा जाता है? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है हीलियम, इस वजह से वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। अश्रु गैस है। अश्रु गैस कौन सा है? तो इनमें से अमोनिया जो है अश्रु गैस है। अमोनिया, क्लोरीन, ये हाइड्रोजन कार्बाइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अमोनिया जो है अश्रु गैस है, ये आंसर हो जाएगा। अमोनिया अश्रु गैस है, NH3 बोलते हैं इसको, अमोनिया को NH3। अश्रु गैस का प्रयोग, ये अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरोएसीटोफिनॉन, एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अश्रु गैस में अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? ये अल्फा क्लोरोएसीटोफिनॉन, एक्रोलीन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अश्रु गैस में अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो किसको? तो अमोनिया को लेते हैं अश्रु गैस की तरह। H2 हाइड्रोजन, SO2, NH3, Cl2 क्लोरीन, तो NH3 अमोनिया को लेते हैं अश्रु गैस की तरह काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन सा रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है। तो आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में? तो आयोडीन, सी आंसर होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकल जो है सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन जो है सक्रिय नहीं है, एलानिन, सेरीन ये सक्रिय है, लेकिन ग्लाइसिन सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH2CH2COOH है। यह सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्लों में सबसे छोटा है। यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। कौन सी? तो ग्लाइसिन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, ये आंसर हो जाएगा। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील, हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। ठीक है, इनमें सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो होती है फ्लोरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वो है ब्रोमीन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियॉन और पारद वाष्प भरा जाता है। ठीक है, नियॉन और पारद वाष्प, बी आंसर होगा। ठीक है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है ट्यूबलाइट में। देखिए एक्सप्लेनेशन। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो क्या भरी होती है ट्यूबलाइट में? तो कम दाब पर आर्गन गैस और पारे की वाष्प। ठीक है, ट्यूबलाइट में क्या क्या?
तो ट्यूबलाइट में कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प भरी जाती है। बी और सी दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक है। कम वाष्प पर ये ट्यूबलाइट में भरी जाती है क्या क्या, तो कम वाष्प पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प। बी और सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा एक अक्रिय ये ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा एक अक्रिय गैस मुख्यतः आर्गन भरी जाती है। साथ ही ट्यूबलाइट में प्रयुक्त कांच की आंतरिक सतह फॉस्फर पाउडर से लेपित होता है। कांच की आंतरिक सतह जो है फॉस्फर पाउडर से लेपित रहती है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स। अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में देखेंगे क्वेश्चन, अम्ल क्षार तथा लवण से संबंधित। देखिए, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनता है। तो एक्वा रेजिया किसको मिलाकर बनता है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 और HCl को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। एक्वा रेजिया अम्लराज इसको बोलते हैं, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, अम्लराज या एक्वा रेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषण को बनाते समय किया जाता है, ठीक है। सोना को किसमें घोला जा सकता है, तो अम्लराज में ही घोला जा सकता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिश्रण होता है, ठीक है। अम्लराज या एक्वा रेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। यह, ठीक है, यह अम्लराज जो है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ही है। ध्यान रखेंगे इसको। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। pH एक मूल्यांक दर्शाता है। तो pH क्या मूल्यांक दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है pH मान, ठीक है। अगर जितना मान होता है उस अनुसार, अगर 7 है तो उदासीन होगा और 7 से कम है तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक है pH मान तो क्षारीय होगा। तो वही है कि किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। ये pH एक मूल्यांक दर्शाता है किसका, तो किसी घोल की pH या अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, pH मान एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होगा और जिसका pH 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ध्यान रखेंगे, pH मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहलघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का pH है, तो एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का pH कितना होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, ठीक है। क्षारीय होता है, तो क्षारीय होने का मतलब कि 7 से
अधिक होना चाहिए, तो इनमें से 7 से अधिक नहीं है। ये उदासीन हो गया, 7 है तो ये तो अम्लीय हो जाएगा, ये भी अम्लीय हो जाएगा, ये भी अम्लीय हो जाएगा, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। लाल लिटमस को नीला कर देता है अगर 8 होता, 8 से मतलब 7 से अधिक होता तो क्षार देखिए वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तथा वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षारीय होता है, तथा वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो अम्लीय होता है। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम है वह अम्लीय होता है, तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। प्रश्नानुसार विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, अतः वह क्षारीय है, जिसके कारण उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे 7 से कम है तो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो 7 से अधिक होना चाहिए ना, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम्स में। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 है, सी आंसर हो जाएगा। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। कॉपर सल्फेट CuSO4 या नीला थोथा इसी को बोलते हैं, नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। CuSO4 + 2H2O तो CuOH2 + H2SO4 बनाता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। चूंकि H2SO4 अधिक अम्लीय है अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार का यौगिक है। CuSO4 क्या है? अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इनमें से NH3 जो है लुईस अम्ल नहीं है। AlCl3 BF3 FeCl3 तो ये NH3 जो है ये लुईस अम्ल नहीं है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। NH3 लुईस क्षार है, ठीक है, ये NH3 जो है लुईस क्षार है, शेष यौगिक लुईस अम्ल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो ये सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो ये सही है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी, ठीक है, पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही स्पष्टीकरण, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, इससे ऊष्मा एवं वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता।
यदि अम्ल में पानी मिलाया जाए तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब प्रेशर पर गैस घुला रहता है। ठीक है, सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये ऑक्सीजन नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, अतः इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, अतः इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। नीला थोथा तो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है, CuSO4 5H2O, नीला थोथा इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए, नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र CuSO4 5H2O होता है। कई बार पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र क्या है नीला थोथा का? तो CuSO4 5H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है कौन सी? तो अमोनिया है। सी आंसर हो जाएगा कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो अमोनिया है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए, अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रतिक्रिया से सफेद धूम्र उत्पन्न करता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफेद धूम्र उत्पन्न करती है। ध्यान रखेंगे इसको। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो वाशिंग सोडा, ये वाशिंग सोडा क्या है? तो वाशिंग सोडा जो है, वाशिंग सोडिया सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। और कास्टिक सोडा क्या है? तो कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। और नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। और हाइपो क्या है? तो हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट है। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का तीसरा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिंग सोडा सोडियम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और नीला थोथा सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। और हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा
तो नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा जो है, देखिए नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। एपस एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट क्या है? तो एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट है। और बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा है। तो ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। एप्सम सॉल्ट क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ध्यान रखेंगे। और कास्टिक सोडा क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा, तो खाने का सोडा क्या होता है? तो खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको बी आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। इसका सूत्र जो है NaHCO3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें H लग जाता है। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये खाने का सोडा है। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 ये धोने का सोडा है। ठीक है, Na2CO3 धोने का सोडा, Na2CO3 बी आंसर हो जाएगा। देखिए वाशिंग सोडा या धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 है। काफ़ी बार पूछा जाता है धोने का सोडा और खाने का सोडा। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो है उसमें H लग जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है उसके बीच में, NaHCO3। और इसमें देखिए कि जो वाशिंग सोडा या धोने का सोडा है वो Na2CO3 है। ठीक है, Na2CO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सही कथन को चुनना है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो निर्जल सोडा कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है, नहीं। अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, तो ये सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। ठीक है, कपड़ा धोने के साबुन में Na2CO3 का। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र या बैकमन संयंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अतः प्रश्नगत कथनों में से कथन 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सागर में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कॉमन साल्ट कहा जाता है। समुद्री जल सागर में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्र जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। ध्यान रखेंगे, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, खाने का नमक NaCl या सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, बी आंसर हो जाएगा। काफी बार रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl KNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक, संसाधित साधारण नमक। तो देखिए किसका प्रयोग खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग लाया जा सकता है। ये सब जो नमक है, आयोडीन युक्त नमक, ये भी उपयोग लाया जा सकता है। समुद्री नमक, सेंधा नमक, संसाधित साधारण नमक, ये सब का उपयोग प्रतिदिन उपयोग किया जा सकता है। तो यही है कि सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक सी सॉल्ट को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक डाइनिंग टेबल सॉल्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाना इसलिए असुविधाजनक हो सकता है कि इसके दाने बड़े लार्ज ग्रेन्स होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। इस आधार पर विकल्प बी अभिष्ट विकल्प हो सकता है। ठीक है, बी अभिष्ट विकल्प हो सकता है। लेकिन ऐसे ये सभी नमक जो है ये खाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए स्टार हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। तो NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। और सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, तो यही सही नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, यही सही नहीं है। देखिए, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ये वातावरण में संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य है। तो यही आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होल CaOCl है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। यह जल में विलेय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। CaOCl2 प्लस HCl तो बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है। ब्लीचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। इसका कारण है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। बी आंसर हो जाएगा। इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। ठीक है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उसमें सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उसमें सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का ही प्रयोग होता है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में होता है। एंटीक्लोर वह तत्व होता है जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन सोडियम थायोसल्फेट है। बी आंसर होगा। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। ए आंसर होगा। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ ये सोडियम थायोसल्फेट है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का। ए आंसर होगा। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन किसका है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उपयोग कर सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।